क्या मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध जन्म लेने वाला है? क्या ईरान के बाद अब इजराइल की नज़र तुर्की पर टिकी हुई है? आज दुनिया इजराइल और ईरान के टकराव को देख रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? अगर ईरान कमज़ोर पड़ता है, तो क्या अगला निशाना वो देश होगा जो ताकत, सेना और इरादे तीनों में किसी से कम नहीं? हम तुर्की की बात कर रहे हैं, जो नाटो का सदस्य है लेकिन इजराइल का खुला आलोचक। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या एक खामोश तैयारी, वो भी आने वाले टकराव की? मिडिल ईस्ट, जहां हर युद्ध एक नई कहानी लिखता है और हर शांति बस अगली तबाही का इंतजार होती है। आज पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और ईरान पर टिकी है, लेकिन असली खेल कहीं और लिखा जा रहा है। एक ऐसा नाम जो अभी सुर्खियों में कम है, लेकिन आने वाले तूफान का केंद्र बन सकता है। वो नाम है तुर्की। सोचिए, अगर ईरान गिरता है या कमज़ोर पड़ता है, तो उस खाली जगह को कोई तो भरेगा। कौन खड़ा होगा इजराइल के सामने, बराबरी से, ताकत से और इरादे से? तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है जिसके पास नाटो की ताकत भी है और इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप का सपना भी। एक ऐसा नेता एर्दोगन, जो खुले मंच से इजराइल को चुनौती देता है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या एक आने वाले टकराव की शुरुआत है? इतिहास गवाह है, जहां एक दुश्मन खत्म होता है, वहां दूसरा पैदा होता है। और अब सवाल ये है कि क्या ईरान के बाद इजराइल की नज़र तुर्की पर टिक चुकी है? मिडिल ईस्ट, ये वो ज़मीन है जहां नक्शा सिर्फ कागज़ पर नहीं बदलता। यहाँ ताकत के साथ सीमाएं खींची जाती हैं और खून से उन्हें पक्का किया जाता है। आज पूरी दुनिया जिस कहानी को देख रही है, वो है इजराइल बनाम ईरान। मिसाइलें, ड्रोन, प्रॉक्सी वॉर, हर तरफ तनाव। लेकिन हर युद्ध के पीछे एक अगला युद्ध छिपा होता है, और वही अगला युद्ध अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। एक सवाल है जो अभी फुसफुसाहट में है, और वो सवाल ये है कि क्या इजराइल का अगला टकराव तुर्की से होगा? सीधे जवाब पर जाने से पहले तस्वीर को समझना होगा। अगर हम फैक्ट्स में बात करें तो पहला फैक्ट है, दुश्मन बदलते हैं, खेल नहीं बदलता। जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं और हितों की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं। आज इजराइल का सबसे बड़ा विरोधी ईरान है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कल ईरान कमज़ोर पड़ जाए या उसकी ताकत टूट जाए, तो क्या इजराइल चैन से बैठ पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ताकत या नियम कहता है खतरे को खत्म करो या फिर उसे आने से पहले पहचानो। और यही वो जगह है जहां तुर्की तस्वीर में आता है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। तुर्की। तुर्की एक उभरती ताकत है। तुर्की कोई ऐसा छोटा मोटा आम देश नहीं है। वो नाटो का सदस्य है, मजबूत सेना है उसके पास, और यूरोप और एशिया के बीच का पुल है। और सबसे अहम बात, एक आक्रामक नेतृत्व। एर्दोगन एक ऐसा नेता जो सिर्फ राजनीति नहीं करता, बल्कि इतिहास को फिर से लिखने की बात करता है। उनका सपना है तुर्की को मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाना, और इस रास्ते में सबसे बड़ा प्रतीकात्मक विरोधी कौन है जानते हैं आप? वो है इजराइल। अब तीसरा फैक्टर समझ लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत अहम है। टकराव की नींव पहले से तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो अभी रखी गई है। ये कोई अचानक पैदा हुआ तनाव नहीं है। इसकी जड़ें गहरी हैं। गाजा मुद्दे पर तुर्की का आक्रामक रुख, साथ में इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजी और कूटनीतिक रिश्तों में गिरावट, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस टकराव की बुनियाद है जो धीरे धीरे बन रही है। जब दो ताकतें एक ही क्षेत्र में प्रभाव चाहती हैं, तो टकराव सिर्फ समय की बात नहीं होती। अब आते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट पर। अगर ईरान कमज़ोर होता है तो क्या होगा?
ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में है। इसका जवाब मिडिल ईस्ट में एक पावर वैक्यूम बनेगा और इतिहास बताता है कि खाली जगह कभी खाली नहीं रहती, कोई ना कोई उसे भरता ज़रूर। और इसे भरने के लिए कई देशों के नाम आगे आ चुके हैं, जैसे कि सऊदी अरब, पर उसका प्रभाव थोड़ा सीमित है। क्या वो मिस्र होगा? अगर मिस्र होगा भी तो उसमें एक अंदरूनी समस्याएं भी हैं। अब भैया तीसरा नाम है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान भौगोलिक दूरी की वजह से लिस्ट में टॉप पर नहीं आता। और बचता है तुर्की। जी हाँ, तुर्की के पास ताकत है, महत्वाकांक्षाएं हैं और मौका भी मिल सकता है। और जैसे ही तुर्की आगे बढ़ेगा वो सीधे उस स्पेस में आ जाएगा जहां आज इजराइल खुद को सुरक्षित महसूस करता है। अब आते हैं पांचवें फैक्ट पे। युद्ध हमेशा सामने से नहीं आता। सबसे अहम बात यह है कि क्या इजराइल सीधे तुर्की पर हमला कर पाएगा? जवाब है नहीं। कम से कम अभी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुर्की नाटो का हिस्सा है और नाटो से टकराव मतलब एक वैश्विक युद्ध को न्योता देना। लेकिन युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से ही नहीं लड़ा जाता। आज युद्ध होते हैं खुफिया एजेंसियों से, साइबर हमलों से, प्रॉक्सी ग्रुप से और तीसरे देशों के मैदान में, जैसे सीरिया, इराक, लेबनान। ये सब वो शतरंज के बोर्ड हैं जहां असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे खेलता है। अब छठे फैक्ट की बात करते हैं। तुर्की खुद भी खतरे में है और दिलचस्प बात यह है कि तुर्की खुद इस खेल से डर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो अगर ईरान टूटता है, कुर्द विद्रोह बढ़ सकता है, रिफ्यूजी की बाढ़ आ सकती है और अस्थिरता तुर्की की सीमाओं तक पहुंच सकती है। यानी तुर्की एक साथ खिलाड़ी भी है और संभावित शिकार भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पहले जैसा युद्ध नहीं होगा तो कैसा होगा? सुनिए, अगर ये सब होता है तो युद्ध बिना घोषणा के होगा। साथ ही फ्रंटलाइन का कुछ अता पता नहीं। बिना फ्रंटलाइन के युद्ध होगा जहां दुश्मन दिखेगा नहीं, लेकिन असर हर जगह होगा। ड्रोन गिरेंगे, सिस्टम हैक होंगे और लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दूं, ये लड़ाई दिमाग से, डेटा से और डर से लड़ी जाएगी। अब वापस आते हैं उसी सवाल पर, क्या इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है? सच ये है, अभी तो नहीं है, लेकिन संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान कमज़ोर होता है तो नया दुश्मन आएगा। तुर्की ताकतवर है और विरोधी भी है। दोनों के हित टकराते हैं और विचारधारा भी टकराती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक नए टकराव को जन्म देंगी। मिडिल ईस्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक अध्याय है। ईरान आज का किरदार है, लेकिन कल शायद मंच पर कोई और होगा। और अगर हालात ऐसे ही बदलते रहे तो अगली डेडलाइन हो सकती है इजराइल वर्सेस तुर्की। क्या इजराइल वर्सेस तुर्की मिडिल ईस्ट का नया महायुद्ध होगा? क्योंकि इस इलाके में शांति कभी स्थायी नहीं होती और युद्ध कभी आखिरी नहीं होता।